तो गाइस टाइम, समय, इसे जो भी कह लें, ये असल में है क्या? क्या टाइम कोई भी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, या फिर कोई वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं? नहीं दोस्तों, समय असल में एक भाव है जिसे हम हर पल हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। और तो और इसका असर हमें अपने सराउंडिंग्स पर भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये है कि क्या टाइम स्पेस से रिलेटेड है, और हम ह्यूमंस पर उसका असर कैसे होता है, क्योंकि हमने ही टाइम की कैलकुलेशंस को इन्वेंट किया है। और क्या बिग बैंग से पहले समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और क्या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था उस वक्त में? तो दोस्तों, हम इस टॉपिक के जितना ही डीप में जाते जाएंगे, हम उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन से भरते जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को एक सिंपलेस्ट वे में क्लियर करने जा रहे हैं, इसे अच्छे से समझाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिना किसी रुकावट के। तो गाइस, स्पेस और टाइम। सर आइंस्टाइन के जन्म से पहले लोग यही समझते थे कि स्पेस और टाइम अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ना स्पेस का कोई भी असर टाइम पर होता है और ना ही टाइम का किसी भी तरह का प्रभाव स्पेस पर पड़ता है। अब बात करें न्यूटन की सोच की, तो उनकी सोच के मुताबिक टाइम असल में एब्सोल्यूट है, यानी कि यह हर जगह हर कॉन्टेक्स्ट में सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप अर्थ पर रह रहे हैं तो आपके लिए 5 मिनट गुजरे हैं अभी, तो आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में रह रहे होंगे तो आपके लिए वहाँ भी 5 मिनट ही गुजरे होंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आज ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। तो इस थ्योरी को गलत साबित करने वाले और कोई नहीं, हमारे आइंस्टाइन ही थे। उनकी सोच कुछ ज़्यादा ही अलग थी। उनके मुताबिक टाइम असल में एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होता है, यानी कि हर जगह टाइम का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो जैसे कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक बॉम्ब का विस्फोट हुआ, तो हमें वह विस्फोट एक पर्टिकुलर टाइम पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, वही विस्फोट किसी दूर यानी कि 2 किलोमीटर दूर खड़े बंदे को और ज़्यादा टाइम से देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हमें वह विस्फोट 5 सेकंड बाद देखने को मिला, तो वही विस्फोट 2 किलोमीटर दूर खड़े बंदे को 10 सेकंड बाद देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहीं पर टाइम का एक कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है। गाइस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि टाइम के बढ़ने या घटने की स्पीड उसके ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, या फिर वो किसी भी ज़्यादा तेज़ ग्रेविटेशनल फील्ड में जाता है तब भी उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। और वहीं अगर हम ग्रेविटी को कम कर दें और स्पीड को और ज़्यादा कम कर दें तो टाइम उसके लिए काफ़ी तेज़ी से बीतेगा। इनके इस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है जिसका नाम है राम, और वो किसी एस्ट्रोनॉमिकल मिशन के तहत जुपिटर ग्रह पर जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुपिटर ग्रह का मास काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के साथ उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो दोस्तों, अब होगा क्या, यहाँ पर जो राम जुपिटर पर गया है उसके लिए कंपैरिजन अर्थ के टाइम काफ़ी स्लो हो जाएगा, यानी कि उसकी इसी के साथ एजिंग में भी फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर का मास के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जाम्पल। अब अगर हम वेलोसिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण असल में है फोटॉन्स, यानी कि लाइट पार्टिकल्स। उनकी स्पीड असल में लाइट के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। उनकी इसी तेज गति वाली प्रॉपर्टी के कारण उनके ऊपर टाइम का कोई भी तरह का असर नहीं पड़ता है। तो गाइस, स्पेस और टाइम को एक ही कॉन्टेक्स्ट में समझने से पहले इसे अलग अलग समझते हैं कि आखिर स्पेस क्या होता है और टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि स्पेस क्या होता है। तो स्पेस, आप अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ देखते हैं वह असल में स्पेस के उदाहरण होते हैं। स्पेस को हम 3D ग्राफ के जरिए दर्शाते हैं, जिसमें हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करते हैं, वो भी दोस्तों X, Y और Z एक्सिस के जरिए। अब बात करते हैं टाइम क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसा पीरियड जिसमें किसी भी तरह का वर्क हो रहा हो, किसी भी तरह का प्रोसेस हो रहा हो, या किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही हो, उसे हम असल में टाइम कहेंगे। लेकिन टाइम का एक्यूरेट डेफिनेशन अब तक किसी ने भी नहीं दिया है, ये भी एक इंटरनेट बेस्ड डेफिनेशन ही है। दोस्तों, हमारे लिए हर पल बीतने वाला ये समय असल में 4 डायमेंशनल है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर हम स्पेस और टाइम को एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास आएगा 4th डायमेंशनल स्पेस टाइम। उन्होंने कहा था कि स्पेस टाइम के बिना अधूरा है और टाइम स्पेस के बिना अधूरा है, ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो क्या ये सच है?
चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो गाइस मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपको ट्रेन पकड़ के किसी और शहर में जाना है, लेकिन आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि एक ट्रेन है जिसकी टाइमिंग शाम 5 बजे की है, लेकिन वह आपको प्लेटफॉर्म नंबर या फिर किसी भी तरह का स्टेशन नहीं बताता है कि इस स्टेशन पर ये ट्रेन आने वाली है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपके पास एक टाइम की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अकेले टाइम की इन्फॉर्मेशन के साथ आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। दोस्तों इसी तरीके से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि ट्रेन नंबर 5 और 13 को प्लेटफॉर्म नंबर 5 न्यू दिल्ली पर आना है, लेकिन इस बार वो आपको टाइमिंग नहीं बताता। इस बार आपके पास सिर्फ स्पेस की इन्फॉर्मेशन है, टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप इस अधूरे इन्फॉर्मेशन के साथ गाड़ी नहीं पकड़ सकते। तो आई होप कि आप इस उदाहरण से समझ चुके होंगे कि स्पेस और टाइम अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यह दोनों एक ही साथ एक ही तरीके से रहते हैं। तो वेल गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेस और टाइम असल में 4 डायमेंशनल होते हैं, तो इनके ग्राफ को दर्शाना नामुमकिन है, क्योंकि हमें अब तक किसी भी तरह की नॉलेज ही नहीं है कि हम 4D ग्राफ को आखिर शो कैसे करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम इसे 2D ग्राफ में ही शो करते हैं, जिसमें कि दोस्तों एक्स एक्सिस असल में स्पेस को दर्शाता है और वाई एक्सिस असल में टाइम को दर्शाता है। तो चलिए इस ग्राफ को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोलकाता से लेकर मुंबई तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके डिस्टेंस यानी कि आपके मूवमेंट को अगर हम स्पेस के रूप में दर्शाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, और अगर हम इसी चीज़ को टाइम के रूप में दर्शाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास दोनों ही सूरतों में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हमें इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है तो हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, और जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके का, और इसी चीज को असल में हम स्पेस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो गाइस अब सवाल ये उठता है कि स्पेस टाइम ग्राफ को बनाने का फायदा आखिर है क्या। तो दोस्तों इस ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी हुए प्रोसेस को पास्ट में या फिर उसके फ्यूचर के बारे में बड़ी आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा सन है, हम सन को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि वो पास्ट में कहाँ रहा होगा और कैसा रहा होगा, और इसी के साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वह फ्यूचर में कैसा रहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें स्पेस टाइम ग्राफ के थ्रू मिल जाती है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके पास्ट या फिर उसके फ्यूचर के प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं कि वो पास्ट में कहाँ रहा होगा या फिर फ्यूचर में कहाँ हो सकता है वो। इसके लिए दोस्तों हम फ्लिप बुक का एग्जांपल लेंगे। दोस्तों जैसी हमें दुनिया नज़र आती है वैसी असल में है नहीं। अगर हम इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो हमें इसके पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। जैसे कि दोस्तों फ्लिप बुक में पेजेस बिल्कुल स्टिल होते हैं, जब तक हम उन्हें फास्ट मूवमेंट नहीं देते तब तक वह बिल्कुल स्टिल नज़र आते हैं, लेकिन जैसे हम उन्हें बहुत तेज़ी से पलटते हैं हमें वो चलती हुई वीडियो की तरह नज़र आते हैं। ये दुनिया भी कुछ वैसे ही है। अगर हम इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो हमें इसके पिछले फ्रेम और आने वाले फ्रेम का बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। होप सो गाइस कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग।